हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज हम डिस्कस करेंगे चार मेजर आर्टिकल। इन द फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट के बारे में। सेकंड, हम प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड, एक हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी एंड हीट वेव को लिंक करती है। एंड लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक जोनिंग की जो नई परिभाषा गवर्नमेंट ने रिलीज की थी उसको गवर्नमेंट ने रिकॉल कर लिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ईयर 2026 के लिए स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया की रिपोर्ट रिलीज की। इसका नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। अब इसमें इन्होंने तीन चार चीजें कही। पहली चीज ये कही कि भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपके इंक्रीज हो रहे ऑलमोस्ट 99% डेज, मतलब 365 में से 361 361 डेज हम एक्सट्रीम इवेंट्स फेस कर रहे हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम क्लाइमेट चेंज में रह रहे हैं, ये आपको समझना होगा। इससे लगभग हर साल 4400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है एंड कहीं ना कहीं 17 मिलियन हेक्टेयर एरिया के ऊपर डायरेक्टली इसका असर पड़ा था, जहां पर क्रॉप फेलियर आपको देखने को मिला। अब एनिमल के बिहेवियर्स की बात की जाए तो आप ये मान के चलो, इंडिया के 20 स्टेट के अंदर 40% जो टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर टेरिटरीज है, यहां पर 60 मिलियन लोग रहते हैं आपके, जिसकी वजह से आने वाले समय में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन अपने सेचुरेशन पे पहुंच रही है। ये टाइगर रिजर्व अब इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में खाने या पानी की तलाश में ये ह्यूमन हैबिटेट के पास आएंगे, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपका इंक्रीज होगा। देन मॉनिटरिंग की बात की जाए तो भारत की 15% पॉपुलेशन ऐसे एरिया में रहती है जहां पर पर्याप्त मात्रा में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की जाती है। एंड खासकर अगर हम बात करें, काफी ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट आपके एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट या स्मॉल टाउन्स में, जहां पर पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका मेजर ही नहीं किया जाता है ढंग। अब कहा जाता है रीजनल वर्नेबिलिटी भी है। हिमाचल प्रदेश वो हिट कंट्री मतलब स्टेट रहेगा आपका। ऑलमोस्ट 267 डेज यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलते हैं। केरला, मध्य प्रदेश आपके बाकी स्टेट्स में आ जाते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो लास्ट चीज ये आती है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन डिपेंड करती है एंड एग्रीकल्चर फेलियर से यानी क्रॉप फेलियर से इनके लाइवलीहुड के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स के लाइवलीहुड के ऊपर असर रहेगा। इंडिया एक 140 करोड़ लोगों की कंट्री है एंड यहां पर फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसी तरह से एक्सट्रीम इवेंट बढ़ते रहे तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट बनेगा ये। लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई इकोलॉजिकल बैकलैश की बात की जाए तो यहां पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि भी क्लाइमेट चेंज होगा, हम एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज में जी रहे हैं और हमें यहां पर फोकस करना होगा कि कैसे हम फ्यूचर में प्री डिजास्टर रेजिलियंस को बिल्ड कर सके, जहां पे प्रोएक्टिव प्लानिंग हो ताकि आने वाले समय में हम रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके ताकि क्लाइमेट चेंज का मिनिमम इंपैक्ट हो। मोर ओवर वेटलैंड जैसी चीजों को आप प्रमोट कर सकते हो, यानी नेचर बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर। अब इससे ना केवल आप ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आप यहां पे क्लाइमेट चेंज को भी रोक पाएंगे, बिकॉज क्लाइमेट सिक्वेंस्ट्रेशन में वेटलैंड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन मॉनिटरिंग को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, जहां पे आपको प्रॉपर एक क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रिड को क्रिएट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल हब में, प्री अर्बन एरिया में या पेरी अर्बन एरियाज में, तो वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। टाइगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप कॉरिडोर्स और हैबिटेट क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए। इससे टाइगर कंजर्वेशन ठीक रहेगी एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड कर पाएंगे। ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया, प्री का हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ प्लास्टिक। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, एक जर्नल है आपका साइंस इसके अंदर, और इन्होंने कहा कि भाई करंट प्रोडक्शन लेवल अगर ऐसे का ऐसा ही रहा एंड वेस्ट मैनेजमेंट इतनी ही पुअर रही, जहां पे 9% के आसपास आप अपने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में अर्थ के ऊपर लगभग 12,000 मिलियन टन आपको प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलेगा एंड दिस विल बी बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी 2050। अब ये ऑलमोस्ट 2000 टाइम बड़ा होगा जो आपका ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है उससे। कहा जा रहा है कि देखो, आज की डेट में अगर हम बात करें तो
जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 2 मिलियन टन के आसपास, जो कि एक समय पे 380 मिलियन टन होता था 2015 में। एंड इवन अगर हम बात करें तो 1950 के आसपास ये आपका एक मिनिमल अमाउंट तक होता था। तो कहते हैं कि भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिसाइकलिंग रेट है वर्ल्ड ओवर वो बहुत कम है। 9% प्लास्टिक ही आपका रिसाइकल होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर आपके लैंडफिलिंग्स में पहुंचता है। 79% आपका प्लास्टिक इन्वायरमेंट पे पड़ा रहता है, बिकॉज लैंडफिलिंग के अंदर जो ये जाता है वहां पे अक्यूमुलेट होता है एंड कहीं ना कहीं एंड में जाके ओशन और सी या सॉइल में जाके डंप होता है। अब एक बात ये भी है कि इंसिनरेशन आप करते हैं बट 12% प्लास्टिक की ही करते हैं, और वहां पर भी आप जब डिस्ट्रॉय करते हैं प्लास्टिक को, प्रॉपर हाई एंड एमिशन जो है उनको कंट्रोल करने की टेक्निक कुछ कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कहते हैं देखो एक रीजनल इम्बैलेंस है। यूरोप अच्छा खासा 30% के आसपास प्लास्टिक को रिसाइकल करता है, चाइना 25% के आसपास करता है। तो कहीं ना कहीं हमें रिसाइकलिंग कैपेसिटी के ऊपर अपने फोकस करना चाहिए। वैसे 3 Rs के ऊपर अगर आप फोकस करें, जहां पे रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस के ऊपर आप फोकस करें, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेस्ट को सेकेंडरी मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो, पहली चीज तो आप ये कर लीजिए। अगर वो नहीं हो सकता है तो थर्मल ट्रीटमेंट यानी इंसिनरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, जहां पे आप परमानेंटली इसे एलिमिनेट कर दोगे। बट इसके अंदर आपको एमिशन कंट्रोल के ऊपर फोकस रखना होगा। एंड यहाँ पे जो स्टोरेज लैंडफिलिंग में आपको देखने को मिल रही है, तो कहा जा रहा है कि भाई ये हार्मफुल है, इसको आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। कहा जाता है कि भाई देखो आप सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस कीजिए, जहां पे आप कोशिश कीजिए कि भाई यहाँ पे डिस्पोजल जो हो उसको आप इस तरह से करें, जैसे फॉर एग्जांपल रिसाइकल करके अगर कोई और प्रोडक्ट उससे क्रिएट हो सकता है तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। या इंडिया में जैसे हम वेस्ट टू एनर्जी, जैसे आपको पता होगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर हमारी पॉलिसी में ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 5% आप को फायरिंग करेंगे, जहां पे थर्मल पावर प्लांट के अंदर या बॉयलर्स के अंदर आप कोल के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वो चीज फोकस करनी होगी। रिडक्शन सोर्स के ऊपर तो आपका डेफिनेटली, अब जैसे चाइना है, चाइना भाई ऑलमोस्ट 28% आपका प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी होगी कि प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम करो, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो रिड्यूस के ऊपर तो आपको फोकस करना ही होगा। तो मेंस और प्री का ये आपका क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं हीट की। तो हीट का क्या इंपैक्ट होता है प्रेगनेंसी के ऊपर, एक रिपोर्ट इसके बारे में डेमोग्राफी नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई। इसमें कहा गया इंडिया और सहारा के अंदर आने वाले टाइम में जो मेल चाइल्ड है वो कम पैदा होंगे। तो इसमें कहा जाता है कि भाई एक्सट्रीम हीट के टाइम पे बायोलॉजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है एंड जिसकी वजह से नेगेटिव असर पड़ता है मेल फीटस के ऊपर एंड इवन मैटरनल हेल्थ के ऊपर। तो इस स्टडी में यह कहा गया कि हमने 90 से ज्यादा डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे को असेस किया, उसे मॉनिटर किया, एनालाइज किया, और हम ये कंक्लूड करते हैं जहां पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो वहां पे मेल चाइल्ड की जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। अब इंडिया में अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो मेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सब सहारा अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी पहले 3 महीने के अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रॉब्लम रहेगी। अब कहा जाता है कि देखो यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये इस चीज को रिसर्च को सपोर्ट करती है। मैटरनल वर्नेबिलिटी को कहीं ना कहीं इससे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि जो मेल चाइल्ड है उसकी सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई मैटरनल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपको ग्रेटर मैटरनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जब एक आप कह सकते हो कि मेल चाइल्ड पैदा होता है। बट एट द सेम टाइम बॉडी अगर अपने आप को प्रिजर्व करने की, हीट के स्ट्रेस के कारण अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी, तो वो स्पॉन्टेनियसली इस तरह की मेल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगी, जिसकी वजह से माँ जो है वो ज्यादातर केसेस में सिर्फ फीमेल चाइल्ड को ही जन्म देंगे। मोर ओवर नेचुरल सिलेक्शन का भी प्रोसेस है कि पुअर इन्वायरमेंट कंडीशन यानी एक्सट्रीम हीट के अंदर मेल चाइल्ड आपका सर्वाइव नहीं कर पाता। तो कहा जाता है कि भाई जितनी जो रूरल एरिया में माँ है वो बूढ़ी होती जाएंगी, मतलब एज बढ़ती जाएगी, तो उस केस में फीमेल जो फिटस है वो ज्यादा होंगे। मोर ओवर मल्टीपल पहले चिल्ड्रन हो चुके हैं उसके बाद फिर से प्रेगनेंसी है, तो उस केस में भी सक्सेस के चांसेस कम रहेंगे। एंड अगर पुअर रिसोर्सेज हैं, जैसे कूलिंग टूल्स नहीं है, फैन, वेंटिलेशन या शेड वाले हाउसिंग नहीं है, तो
तो भाई उस केस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कहते हैं वैसे भी अगर हम बात करें बियॉन्ड सेक्स रेशो, तो हीट स्ट्रेस के कारण हाइपरटेंशन यानी बीपी प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। मोर ओवर गेस्ट्रेशनल डायबिटीज आपका इंक्रीज होगा। एडिशनली अगर हम बात करें प्री टर्म बर्थ यानी समय से पहले बच्चा जो पैदा हो जाता है वो चांसेस 25% से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड कुछ केसेस में तो 300% तक भी आपके पहुंचे हैं, ये हमने तमिलनाडु में देखा भी है। मोर ओवर बच्चे का पैदा होने पे वेट कम होना, ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, इंक्लूसिव हीट एक्शन प्लान को बिल्ड करना चाहिए, जहां पे हम लाइक प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को एक हाई रिस्क ग्रुप में डाल सकते हैं। मोर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। एंटीनेटल क्लिनिक्स जो हैं वेल वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स में हो, एंड कहीं ना कहीं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के एक्सेस को भी आपको इंश्योर करना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर वर्क करना होगा, जहां पर स्मार्ट हेल्थ पॉलिसी ट्रायल्स को हम कंडक्ट करें और देखिए उसका क्या रिजल्ट रहता है। ट्रेडिशनल नॉलेज को भी आप यूज कर सकते हो, जहां पर डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जैसे मिलेट्स एंड ऑल। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर जोनिंग चेंज की थी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में। अब इसमें जोन 6 को भी ऐड किया था, बट हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, हम इसे विड्रॉ करते हैं, अभी 2016 के स्टैंडर्ड्स को ही हम फॉलो करेंगे। अब इसके पीछे रीजन था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इंक्रीज होना। अब एक नहीं मल्टीपल एरिया से ये प्रॉब्लम आई थी। जैसे गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट थे, वो कहते कि भाई अगर हमें इंडियन स्टैंडर्ड 1893/2025 को अगर फॉलो करना हुआ तो इसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन की कॉस्ट इंक्रीज करती है, जिससे गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं या मेट्रो डिपार्टमेंट्स हैं, मेट्रो रेल्स वाले, तो वो कहते हैं हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जिससे हाई प्रोफाइल जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं भैया वो रुक जाएंगे। दूसरी चीज, जो आपके एसेट्स जैसे रियल एस्टेट्स के अंदर आपके अलग अलग डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज जो प्रोजेक्ट वगैरह लेके आई है, अब ये वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में, अब लेट्स से अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस केस में कहते हैं भाई ये फाइनेंसेस इनको आगे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, और फाइनेंसेस नहीं मिले तो ये प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएंगे और जिसकी वजह से लोगों को मॉनेटरी लॉस होगा। तो ये भी एक रीजन था। नेशनल डैम सेफ्टी आपकी अथॉरिटी है, ये कहते हैं कि भाई आपने जिस तरह से लाइक हजार्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया, मतलब जो चांसेस है प्रेडिक्शन आपकी वो अलग है, जो हमने ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व किया था वो अलग है, और अब डैम की बिल्ड करने का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो अलग है। तो यहाँ पर डैम बिल्ड करने की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से इन्होंने भी इसको लेके कुछ सवाल उठाए थे। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की इन एजेंसीज की वेरियस एजेंसीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, फिलहाल गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया। बट एक बात ये है कि भाई सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की एक डिबेट आती है कि भाई ये जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स थे ये ग्लोबल साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ हमने लिंक किए थे, जहाँ पे हाई रिस्क एरिया जैसे हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट और कच्छ वाले एरिया को हमने हाई रिस्क वाले एरिया में कंसिडर किया था। अब कहते हैं कि भाई देखो अभी 2025 की जो आपकी जोनेशन थी, लार्ज पॉपुलेशन हमारी जोन 5 कैटेगरी में आती थी, वेरी हाई रिस्क में, एंड न्यूली इंट्रोड्यूस जोन 6 वाली अगर हम बात करें तो इसमें आपके फिर भी एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करके आप कंस्ट्रक्शन करते, तो लाइक इसमें भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थी, बट उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज बिल्डिंग के डिजाइन के अंदर आपको चेंज करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि भाई देखो अभी हमें फ्यूचर के अंदर एक मिडल पाथ लेना चाहिए, आप अपग्रेड करो सेफ्टी, बट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमी को भी आपको मेंटेन करना होगा कि भाई कॉस्ट प्रोडक्शन की आपकी इंक्रीज ना हो। फिर कंसल्ट कीजिए आप वेरियस स्टेक होल्डर्स को एंड कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को, जिससे आप कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता ढूंढ सकें। एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम पुश कर सकते हैं, जहां पे सभी स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को एड्रेस करते हुए हम साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी ध्यान में रखें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।